हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। आज जो हम मैथ पेडागोजी की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं वह जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज के बाद जो है आप अगर इस क्लास को ध्यान से देख लिया और समझ लिया तो मैथ पेडागोजी के जो है काफ़ी हद तक क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करने लगेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाली है क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दिया गया है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। देखिए, क्लास 5 की बात की गई है, यानी कि प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक दिया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल से सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना है। देखिए, यहाँ सूत्र का प्रयोग की बात की गई है। इसके बाद बी दिया है कि आयत और वर्ग के क्षेत्र का सूत्र बताना है। ये भी सूत्र का प्रयोग की बात कर रहा है। और इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। और यहाँ देखिए गणन शब्द दिया गया है। ठीक है, गणन से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करेंगे। क्लास 5 की बात हो रही है, बिल्कुल ध्यान रखिए, प्राइमरी लेवल की। और ऑप्शन डी दिया है कि विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। देखिए, हम क्लास 5 यानी प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना में विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाए जो दैनिक जीवन में सामान्यतः अपने आसपास देखता हो। ठीक है, तो हमें जो है पहले ही बताया गया है, हमने जो है पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी बालक को प्राइमरी लेवल पर आसपास या वास्तविकता से जोड़कर ज्ञान दिया जाता है, वही ऑप्शन हमेशा सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वास्तविक वस्तुओं, आसपास की चीज़ों, है ना, वास्तविकता से जोड़कर ज्ञान दिया जा रहा है, यानी कि हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल को मापना है, तो यही ऑप्शन सही होगा। देखिए, हम प्राइमरी लेवल पर सूत्र का प्रयोग नहीं करवाते हैं। ठीक है, ये अपर प्राइमरी या ऊपर के लेवल के लिए बात होती है। ठीक है, तो ये पहले ही सूत्र का प्रयोग जहाँ भी होगा वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और जहाँ पर भी वास्तविक जीवन से बालक को जोड़ा जाए वही ऑप्शन हमेशा सही होगा। ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़कर हमें ज्ञान देना है ताकि वह ज्ञान जो है हम अधिक समय तक उसके दिमाग में व्याप्त रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन दिया है कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, या संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, या फिर केवल केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, या फिर केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, आप बताएंगे। देखिए, सबसे पहले दिया है यहाँ पे संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं का मतलब प्रमेय निर्मेय को हल कराना, है ना, उनके सूत्रों को हल कराना है और उनके जो है सूत्रों का निगमन कराना। ये सब जो है प्राइमरी लेवल पर नहीं करवाएंगे और फिर अधिक से अधिक उन पर बोझ नहीं डालना है अभ्यास कराने का। ठीक है, उनको हमें जो है क्या बोलते हैं, बाहरी जीवन से जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि अभी ऊपर के क्वेश्चन पे हमने बताया था कि बाहरी जीवन से जोड़कर, आसपास की वस्तुओं से जोड़कर उनको ज्ञान देना है। और संकल्पनात्मक ज्ञान, है ना, ये तो होगा ही नहीं, और एल्गोरिथम का प्रयोग ये भी नहीं होगा। सूत्र, एल्गोरिथम का प्रयोग प्राइमरी लेवल पर नहीं करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में अभ्यासित क्रियाशील गतिविधियों। देखिए, आप इसको ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, बालक जहां पर भी क्रियाशील हो, खुद से करके सीखे, है ना, तो वह ऑप्शन हमेशा सही होगा। क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना है ताकि बालक जो है सृजनात्मक बने, क्रियाशील बने और खुद से करके सीखे, ताकि उसके ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। चलिए, अगला प्रश्न है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा है। ठीक है, तो उद्देश्य है, ऑप्शन ए दिया गया है कि 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त कराना। ठीक है,
दूसरा नंबर दिया गया, देखिए यहाँ योग और व्यकलन से मतलब है, योग का मतलब जोड़ और व्यकलन का मतलब घटाना, यानी जोड़ और घटाना के कौशल में प्रवीणता प्राप्त कराना, संख्या पद्धति की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसी ऑप्शन बी दिया है कि बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना कराना, या फिर ऑप्शन डी दिया है कि संख्याओं में सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, ठीक है। तो देखिए इसमें हम जो है कैसे पहचानेंगे, देखिए सबसे पहले इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी होगा। हम बालक में जब संख्या पद्धति का जो प्राइमरी लेवल पर उद्देश्य होता है वह सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, ठीक है। जब हम इकाई का अंक नहीं जानते हैं तो दहाई का कैसे पढ़ेंगे, पहले हम इकाई का अंक ही समझेंगे, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, है ना। और यहाँ पर क्या दिया गया, सीधे 4 अंकों वाली संख्या का योग और व्यकलन, और इसके बड़ी संख्याओं को पढ़ने का, और 6 अंकों की, 6 अंकों। जब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं जानते तो 6 अंकों की कैसे पढ़ेंगे पहले, है ना। तो और देखिए कक्षा 3 के विद्यार्थी की बात हो रही, संख्या पद्धति का उद्देश्य कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि एक मिनट, प्रश्न नंबर 4 दिया है कि एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। कौन सी पहेली है, पहेली है कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, यह पहेली है। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है, मतलब एक शिक्षक जो है स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करना चाहता है क्लास में, तो वह एक पहेली यानी कि 8 दहाइयों और 4 इकाइयों को से कम हूँ पूछता है। तो इस गतिविधि का, शिक्षक द्वारा की गई इस गतिविधि का क्या उपयोग है, उद्देश्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, ठीक है, और योगात्मक आकलन करना। देखिए योगात्मक आकलन करना ये नहीं सही होगा। इसके बाद विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पनाओं से परिचित कराना, और ऑप्शन डी दिया है कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता जोड़ना। ये ऑप्शन तो पढ़ते ही गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, स्थानीय मान की संकल्पना के लिए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, ठीक है। देखिए कैसे, इस जो है 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इसका जो उद्देश्य होगा, पहली बात तो देखिए इसमें ऑप्शन कैसे पहचानेंगे, हमें स्थानीय मान की संकल्पना का उद्देश्य पूछ रहा था, और यहाँ पर भी स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से यह इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न 5, राष्ट्रीय पाठचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 मैथ पेडागोजी का, ठीक है। एनसीएफ 2005 क्या मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिया है खोजबीन, उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना और संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। बिल्कुल नहीं, क्या गणित की पाठ्य पुस्तकों को हम बालक के द्वारा पुनर्लेखन करवाएंगे, नहीं। इसके बाद विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना, उसको मतलब एक प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो हम विद्यार्थियों को कह देंगे, पढ़ाएंगे नहीं कि बहुत सारे सवाल दे देंगे, जाओ करके लाना, कार्य पत्रक दे देंगे, मतलब कि कॉपीज़ वगैरह में तो बहुत सारे होमवर्क सब कुछ दे देंगे, जाओ करो, क्लास में बैठ के करो, वहाँ करो, घर में कर लेना, ऐसा भी नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। भाई स्कूल किस लिए खुलाए गए हैं, अगर हम विशेष कोचिंग दे रहे हैं तो स्कूल किस लिए खुलाए गए हैं, और टीचर्स को सैलरी किस लिए मिल रही है ना, तो ये भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए,
खोजबीन उपागम तथा हस्तचालकों को प्रयोग करना और संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना। प्रश्न नंबर 1 में हमने तो आपको बताया था कि जहां पर भी वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात आ जाए बिल्कुल वही आंसर सही होता है। ठीक है, बालक को सर्वप्रथम है वास्तविक जीवन से जोड़कर ही ज्ञान को देना है। ठीक है, ताकि उसका ज्ञान अधिक समय तक व्याप्त रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबेकस से क्वेश्चन पूछा जाता है। अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, नहीं शब्द को ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से आंसर को छांटेंगे। ठीक है, पहले हम बता दें कि अबेकस होता क्या है। तो अबेकस एक स्लेट नुमा आकृति होती है, एक फ्रेम होता है, ठीक है ऐसे, और उसमें कुछ धागे या तार बंधे होते हैं, धागे या तार बंधे होते हैं, ऐसे ऐसे भी होते हैं और ऐसे ऐसे भी कहीं कहीं होते हैं। ठीक है, और इन्हीं धागों में मोती पिरोए होते हैं। ठीक है, मोती पिरोए होते हैं, ऐसे मोती लगे होते हैं जो गणना करने के काम आते हैं, सब जगह मोती लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसी को अबेकस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ऑप्शन दिए है कि बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने के लिए अबेकस का प्रयोग होता है। शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़ने या गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने या स्थानीय मान की महत्ता को समझाने। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो है देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मिसप्रिंट क्या हुआ है कि शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़ने नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, संख्याओं को लिखने शब्द होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखने शब्द दिया था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने शब्द है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए अबेकस के 3 प्रयोग यहाँ आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए कि बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना। ठीक है, आप गिनती जब बालक उसमें सीखेगा तो मोतियों को गिन गिन कर बिना त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने के काम आता है। गणना में परिशुद्धता प्राप्त करना, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया है उसी का पूरक है ये, ऑप्शन सी चीज़ वही है, परिशुद्धता प्राप्त करना गणना में। ठीक है, और स्थानीय मान की महत्ता को समझने में प्रयोग को होता है। स्थानीय मान की महत्ता को इकाई, दहाई, सैकड़ा भी उसमें समझाया जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर दिया है कि शब्दों में दी गई संख्याओं को लिखने, उसमें लिखने का कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा, यानी कि प्रश्न 6 का इसमें देखिए नहीं दिया था ना, तो यही जो है नहीं होता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि, एक मिनट, प्रश्न नंबर 7 दिया है कि त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस चर्चा की प्रक्रिया, ठीक है, कक्षा 5 की बात हो रही है, जो किस पर प्रतिशत प्रकरण पढ़ाया जा रहा है और उसमें सेल, जब सेल लगाई जाती है ना, चीज़ें बिकती हैं जहाँ पर, तो उस पर कक्षाई चर्चा शुरू हुई। तो इस कक्षा की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए। ऑप्शन ए दिया है कि चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा में शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। बिल्कुल नहीं, क्या ये ऑप्शन तो देखते ही गलत हो जाएगा। और अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। डिबेट नहीं करवाना है हमें बालक से। ठीक है, बालक प्राइमरी लेवल का है, उससे हमें डिबेट नहीं करवाना है, कोई टीवी का न्यूज़ चैनल थोड़ी चल रहा है, उसे हमें ज्ञान देना है। ठीक है, और कक्षा में गर्मा गर्मी और बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल ऑप्शन पढ़ते ही बिल्कुल सही लग रहा है। और बालक में देखिए जब चर्चा होती है कक्षा में तो बालक में जो है संप्रेषण की योग्यता बढ़ती है। ठीक है, संप्रेषण की योग्यता बढ़ती है तो वह अपने विचार प्रस्तुत करता है, दूसरे के विचार सुनता है और उसके जो है तर्क शक्ति भी, उसकी तर्क शक्ति भी बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 दिया है कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपतामक कार्य जो है, ठीक है, कौन सा है।
तो ऑप्शन दिया है कि भूमिका निर्वाह या रोल प्ले वर्ग पहेली सर्वेक्षण आधारित परियोजना या प्रश्नोत्तरी। तो देखिए आंकड़ों का विश्लेषण करना है, जैसे कुछ डाटा दिया गया उसका विश्लेषण, अगर बालक अपने में प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, ध्यान रखें कि आंकड़ों, कोई आंकड़े दिए गए हैं, कोई गिनती का दिया गया है, ठीक है, तो उसके लिए जो विद्यार्थी की समझ का आकलन कौन करेगा, टीचर करेगा। तो टीचर जो आकलन करता है उसका जो, तो उसी को कहते हैं सर्वेक्षण आधारित परियोजना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न 9 है, पियाजे का विश्वास था, जीन पियाजे से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, ठीक है, या विभेदन अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चाक व टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, या कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक परियोजना और समूह परिचर्चा, ठीक है, इससे बालक की संप्रेषण की शक्ति बढ़ती है, क्लास में समूह परिचर्चा करना है, सामूहिक परियोजनाएं, ठीक है, सहभागिता, आपस में जो है सहभागिता के साथ सीखना है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज का, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। तो ऑप्शन दिया है एल्गोरिथम का ज्ञान। सबसे पहले देखिए एल्गोरिथम जो है, सूत्र और एल्गोरिथम का प्रयोग प्राइमरी लेवल पर नहीं करना है। संकेत और चित्रों की ज्ञान, ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, क्रमीय चिंतन कौशल, तो संकेतों और चित्रों का तो ज्ञान इसमें नहीं सही होगा, ठीक है। इसके बाद दिया है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और नीचे दिया है तथ्यों, नियमों, सूत्रों, ये प्राइमरी लेवल पर इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ऊपरी लेवल पर किया जाता है, इसलिए ये नहीं सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा उसका, संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, ठीक है, यह मांग करता है कौन, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, ठीक है। तो आज के प्रश्न जो है आपको पसंद आए होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और सीटेट में आप अच्छा स्कोर लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, नीचे टेलीग्राम चैनल दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर PDF इंपॉर्टेंट PDF नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।